नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट शख्सियत के हमारे मेहमान हैं बिरले शख्सियत सम्मानित श्री पवन जी अग्रवाल। पवन जी, आपका स्वागत है, आत्मीय अभिनंदन है द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट शख्सियत के भीतर। धन्यवाद मूल्य जी। पवन जी, आपको मैं बहुत बरस से पहचान रहा हूँ, लगातार 2 दशक से देख रहा हूँ आपके बिरले अलग अलग अनूठे अंदाज को, अनूठे कृतित्व को। हम ढेर सारी आपसे बातचीत करना चाहेंगे। आप प्रारंभिक काल से तो आप राजनीति से भी जुड़े हुए रहे, आज आप बैंक में अपनी सेवाएं दे रहे, वहाँ भी आप एक मददगार की भूमिका में हमेशा सदैव दिखाई देते हैं। जिस तरह से मैं स्वयं भी कई बार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में पहुंचता हूं, परदेशीपुरा की शाखा में पहुंचता हूं, तो देखता हूं कि आप अलग ही अंदाज में काम करते हुए दिखाई देते। इसी के साथ साथ आपने कई नवाचार इंदौर शहर, खासतौर से देवी अहिल्या की नगरी को दिखाने के हर समय भरसक कोशिश की है और लगातार आप कुछ ना कुछ नया करते और समाज को एक दिशा देने की कोशिश करते। सबसे पहले हम आपसे बातचीत करना चाहेंगे आपके स्कूली लाइफ की, कॉलेज जीवन की, कैसा रहा, माता पिता के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह के आपको सीख और संस्कार उनकी तरफ से मिले। बचपन से पिताजी नहीं थे जी। और माताजी मामूली स्कूल टीचर थी और बड़ी मेहनत करके उनने हमें पाला। और माताजी काफ़ी खूंखार थे। ओके। मतलब हमको हमेशा प्रेरणा देती थी कि डरना नहीं, क्योंकि शिक्षक भी थी और बोले जीवन में कभी डरना नहीं। और काफ़ी गरीबी देखी। और रही बात स्कूल लाइफ की, तो 12वीं तक मैंने कम से कम 8 स्कूल चेंज किए, क्योंकि कोई सी भी अपनी स्वेच्छा से बाहर नहीं होता था। हर बार स्कूल वाले कहते थे कि भैया अब आप कोई दूसरी स्कूल देखो, क्योंकि मेरे शरारतीपन ऐसे होते थे और मेरी ऐसी लीलाएं होती थी स्कूल में। कि वो कह देते थे कि अब आप अगली बार इस साल पढ़ लिए, अगले साल दूसरी स्कूल में, कि राजनीति का शौक था तो पलट दिए जाते। बाद में आपने कॉलेज लाइफ जी होगी, किस तरह की कॉलेज लाइफ थी, कौन कौन संगी साथी हुआ करते? कॉलेज में राजेश सोनकर जी, ओम प्रकाश यादव जी, राजकुमार मेहो जी, ये सब हम कॉलेज में साथ में पढ़ते थे। बलराम वर्मा जी, मनोज द्विवेदी जी, बड़े विद्वान वकील है अभी, और ये सब साथ में पढ़ते थे। और एक राजेंद्र जी गर्ग हमारे मित्र हुआ करते थे, जो अभी हिमाचल प्रदेश में मंत्री भी है। तो हम सब लोग साथ में रहते थे। चलिए, आपने राजेंद्र जी का नाम लेकर इतना तो बता ही दिया कि छात्र जीवन जो है आपका राजनीतिक सरोकार लिए हुए था। किस तरह की सक्रियता थी आपकी राजनीति की? मैं बचपन से आरएसएस और विद्यार्थी परिषद से प्रभावित हो गया था। घर के सामने शाखाएं लगती थी। मैं मात्र 5 वर्ष का था, तो मैं व्यायाम करने के बहाने चले जाया करता था। और उस टाइम पे अभय सिंह जी और रणवीर सिंह भदौरिया, जो आरएसएस के प्रचारक हुआ करते थे, ये लोग हमारे घर के सामने शाखाएं लगाते थे। तो उन खेलकूद में बचपन से पृष्ठभूमि ऐसी बन गई कि उनके साथ संघ की शाखाओं में भी जाने लगा और सेवा का कार्य शुरू से बचपन से ही सीख लिया। कॉलेज लाइफ में छात्र राजनीति में किस तरह की सक्रिय? कॉलेज लाइफ में विद्यार्थी परिषद के साथ में निरंतर सक्रिय थी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का इंदौर नगर का में प्रचार मंत्री की भूमिका भी मेरी रही। और राजेश सोनकर जी के साथ में काफ़ी कुछ काम भी किया। और उसी बीच मेरी नौकरी लग गई थी, तो फिर मैं नौकरी में सक्रिय हो गया। लेकिन मेरा जीवित संपर्क सभी लोगों से रहा। क्या बात है, एक बैंक कर्मचारी बतौर आप सबकी सेवाएं भी करते रहे, वहाँ आने वालों की भी करते रहे और समाज की भी सेवा करते रहे। लेकिन इंदौर नगर जो है आपको एक बिरली शख्सियत के रूप में देखता है। जिस तरह की आप बार आपका जो सामान्य सा शब्द है कि मेरी लीलाएं, कहीं ना कहीं स्कूल लाइफ से आपने वो लीलाएं दिखाना शुरू कर दी थी। और बड़े होने के बाद काफ़ी अच्छा काम आपको मिला बैंक में, बैंक कर्मचारी बतौर आप काम कर रहे, अपनी सेवाएं दे रहे। बावजूद इसके आपने अपना सामाजिक सरोकार कतई नहीं तोड़ा। आखिर ये प्रेरणा आपको कहाँ, कब, कैसे मिली? और सबसे पहला नवाचार आपने क्या किया था? आपको कब ऐसा लगा था कि नहीं, अपनी बैंक में सेवा के अलावा समाज की सीधे तौर पर सेवा सामाजिक आयोजन के तौर पर की जाए, या फिर नवाचार करके की जाए? एक नए इनोवेटिव आइडियाज़ आपने दिए। खासतौर से बात करना चाहूँ तो बड़े कामों की यदि बात करना चाहे तो 2003-4 की भी बात करें तो भी स्वच्छता के लिए आपने खूब काम किया हुआ है। आखिर कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली? चूंकि बैंक में लग गया था तो राजनीति क्षेत्र से तो सरोकार टूट गया था, लेकिन फिर भी कुछ करने की तमन्ना थी। तो मैंने क्या, क्यों ना सामाजिक क्षेत्र में अपना काम किया जाए। अब 2004-5 में इंदौर शहर में एक
अभियान चला कि कोई गा रहा है, कोई बजा रहा है, 51 घंटे कर रहा है, 2 दिन तक कर रहा है, 4 दिन तक रामायण बाज रहा है, नए नए रिकॉर्ड बना रहा है। तो मैंने कहा अपन भी कुछ ऐसा किया जाए जिससे शहर का कुछ भला हो। तो मैंने कहा मैं भी 51 घंटे शहर के झाड़ू करूँगा, और एक स्लोगन दिया था कि गिनीज बुक की नहीं तमन्ना, साफ सुंदर शहर हो अपना। वो करके मैंने 51 घंटे 2006 में झाड़ू काढ़ी थी, और उससे काफ़ी प्रसिद्धि मिली थी। और जब भी से मैंने प्रेरणा ली कि अब कुछ हमेशा यूनिक आइडिया करा जाए। अब जैसे ही नया वर्ष आता है तो मैं एक स्लोगन देता हूं कि जाम पीकर नहीं, जाम खाकर नया वर्ष बनाए। और मित्रों को आमंत्रित करता हूं, 50-60 मित्र फार्म हाउस पे इकट्ठा होते हैं और जी भर के जाम खाते हैं, और काफ़ी पेपर में भी आता है उसके बारे में, और लोगों को अच्छा भी लगता है कि ये विचार आपके अच्छे हैं। और दिवाली के बाद जब अन्नकूट का दौर शुरू होता है, काफ़ी सारे 56 पकवान बनाए जाते हैं, तो मैं दिवाली के 2 महीने बाद अन्नकूट करता हूँ रेसिडेंसी गार्डन में कि क्यों ना अपन ऐसा अन्नकूट बनाए कि जिससे अपना खुद का शरीर का कुछ भला हो। क्योंकि अन्नकूट में लोगों मिठाई पकवान खा खा के अपने शरीर का बिगाड़ा कर लेते हैं। तो मैं वहाँ पर 56 भोग के रूप में लौकी का जूस, करेले का जूस, अच्छा, इस प्रकार की चीज़ें सारी, अंकुरित दानों का सलाद और ये रखता हूँ। और वहाँ की पहले अन्नकूट में आने वालों की पहली शर्त ये रहती है कि आपको 15 मिनट तक वॉकिंग करना है या साइकिलिंग करना है, और उसके बाद अन्नकूट में बैठ के अपन भोजन करेंगे। और टमाटर के सूप के साथ उसकी शुरुआत होती है, और ये सब चला करता है इस प्रकार। पर्यावरण की दिशा में भी आपके कार्य देखे जाते हैं, कब शुरुआत हुई थी, किस तरह के कार्य किए गए आपके द्वारा? पर्यावरण में काफ़ी सेवा सुरभि से जुड़ा हूँ मैं। ओम प्रकाश जी नड़ेर जी, संजय पटेल साहब ने हमको इससे जुड़ा है। और मेरी बचपन में मैंने एक बार 10 पेड़ लगाए थे, और 10 पेड़ को मैं क्या करता था कि बारिश में तो पानी अपने आप आ जाता था, और बाकी मैं घर से बोतल ले जाता था 10 बड़ी बड़ी 2-2 लीटर की थम्सअप की, और उन पेड़ों को पानी दिया था। तो बालकृष्ण जी, आपको बताना चाहूँगा वो 10 में से 6 अब पूरे बरगद के पेड़ और नीम के पेड़ बन चुके हैं। 4 जरूर मुरझा गए, लेकिन 10 में से 6 जिंदा है आज भी। तो उन पेड़ों को जो देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि पर्यावरण को लेकर कुछ करना चाहिए। और इंदौर शहर में अभी जो चल रहा है स्वच्छता अभियान, तो रही बात स्वच्छता की, तो मैं पिछले 15 साल पहले मैंने महापौर जी को एक पत्र लिखा था कि इंदौर शहर में जो फूल वेस्टेज जाते हैं, मंदिरों में फूल जाते हैं, शमशानों में फूल जाते हैं, तो ये सारे फेंकने में जाते हैं नदी नालों में, ये लोग उसके बहा देते, क्यों ना इसकी खाद बनाई जाए, क्योंकि फूलों की खाद काफ़ी अच्छी मात्रा में इंदौर में पैदा हो सकती है। लेकिन वो चीज़ों पर उस टाइम पर ध्यान नहीं दिया गया। अब पूरा इंदौर ने जिस टाइम पर उस चीज़ को ध्यान दिया, आज पूरी दुनिया, पूरा विश्व, पूरा हिंदुस्तान उस चीज़ को पालन कर रहा है। ये चीजें सब मैं 15-20 साल पहले विचारों में आती थी मेरे, क्या बात, और ये आज फॉलो हो रही है, तो बड़ी खुशी होती है। आइडियाज जो है वाकई आज जमीन पर दिखाई देते हैं, और कहने के सभी दौड़ते नजर आते हैं इस आइडियाज पर, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में जो है 1.5 दशक पहले से इस तरह के विचार आते थे। हास्य व्यंग, अलग अलग विधाओं से जुड़े एक आयोजन करना आपकी एक फितरत कही जा सकती है, या फिर आपका शगल कहा जा सकता है। ये कितने आइडियाज है, क्योंकि मुझे तो याद भी नहीं रहता कई बार कि आप क्या क्या कर चुके हैं। आपके एक बार 2002 में इंदौर में ऐसा कुछ मन हुआ कि इंदौर में लोग बहुत अलग अलग प्रकार की हंसियां हंसते, तो क्यों ना इनको सबको इकट्ठा करके एक मंच पे एक प्रोग्राम किया जाए। तो उसकी मैंने काफ़ी सारी पब्लिसिटी करी, पूरे हिंदुस्तान भर के न्यूज़ चैनलों में भी आया। और मेरा विचार था कि कम से कम 15 या 20 लोग या 25 लोग हंसने वाले अलग अलग इकट्ठा होंगे। तो उस कार्यक्रम का समय था सुबह 7 बजे। तो वहाँ पर हंसने वाले इतने लोग इकट्ठा हो गए कि हमको सुबह 5:30 बजे अंधेरे में प्रोग्राम को शुरू करना पड़ा, क्योंकि हमें लगा कि ये मैनेज कैसे कर पाएंगे हम। और पूरे हिंदुस्तान भर से, नासिक से, छिंदवाड़ा से, ग्वालियर से, गुजरात से, महाराष्ट्र से लोग हंसने आए थे। और वो 4.5 घंटे प्रोग्राम चला था, 12 बजे ख़त्म हुआ था प्रोग्राम, 11:30-12 बजे के लगभग। और इंदौर के मेयर कैलाश विजयवर्गीय जी, काफ़ी मेरे पारिवारिक सदस्य, वो उनने बोला था कि मैं आधे घंटे रुकूंगा उस प्रोग्राम में, और वो 12 बजे तक पूरा रुके थे। तो उस प्रकार का प्रोग्राम आज तक इंदौर के इतिहास में नहीं हुआ। और जब भी से इंदौर में हास्य क्लबों की शुरुआत हुई, और फिर एक हास्य का ऐसा दौर चला था, जंगी दौर के, इंदौर में कम से कम 200 हास्य क्लब खुल गए थे। आपने पशु पक्षियों के लिए भी खूब काम किया है, किस तरह का काम था? पशु पक्षियाँ, मैं सुबह रेसिडेंसी गार्डन घूमने जाता हूँ, वहाँ काफ़ी सारे पशु पक्षियाँ घूमते रहते हैं और दाना खाते हैं। तो अब सारे अन्नकूट समाज के लोगों के लिए होते, तो मैंने कहा पशु पक्षियों का भी कुछ ख्याल रखा जाए। तो 56 विश्व पर्यावरण दिवस जो मई के महीने में आता, तो उस टाइम पे मैं वहाँ पे घूमने वाले 56 लोगों से
1-1 किलो 2-2 किलो अनाज अलग अलग प्रकार का, किसी से दाल ले ली, किसी से चावल ले लिया, किसी से नमकीन ले लिए, किसी से मूंगफली ले ली, और 56 दोंगों में भर के और वहाँ रेसिडेंसी गार्डन में रखता हूँ मैं, और उसका एक बड़ा उत्सव बनाता हूँ। तो काफ़ी प्रचलित हो गया, हर साल होने लगा और काफ़ी लोग उसमें सहयोग भी करने लगे। और वो 25 दोंगे अलग अलग दिशाओं में हम रख देते हैं, तो उससे और मैंने देखा कि अगले दिन वो खाली मिलते हैं। गिलेरी खा लेती है, चूहे खा लेते हैं, मोर खा लेते हैं, सब लोग खा लेते हैं। तो ये पशु पक्षियों का प्रेम जाग पड़ा और पशु मिलन समारोह होने लगा। ये बहुत ही आप हृदयता के साथ में हर कार्य को करते, कहने की सकारात्मक छवि अपने भीतर ली हुए, काफ़ी सुंदर हृदय आप अपने साथ रखते, कहने के दूसरों को पूरा की पूरा जीने का मौका देते। एक स्लोगन है ना कि खुद भी जिए, दूसरों को भी जीने दे, मनुष्य जीवन सार्थक करे, मानव सेवा ही माधव सेवा है, इसी मूल मंत्र को आप साथ एक खूबी देखी गई। जिस तरह से हम इंटरव्यू से पहले आपकी चर्चा कर रहे हैं, आप वो शख्सियत है इंदौर शहर की जिन्हें दिग्गज से दिग्गज पॉलिटिशियन का सानिध्य मिला हुआ है। वो कौन कौन से पॉलिटिशियन हैं जिनके सानिध्य में आपको रहने का मौका मिला है, उनको सीखने का मौका मिला है, उनसे कुछ समझने का मौका मिला है? सामान्यतः सबसे पहले मेरा जुड़ाव जगमोहन वर्मा जी छावनी की शख्सियत थे, जो युवा मोर्चा के काफ़ी बड़े लीडर है, भाजपा के कद्दावर नेता है, उनका सानिध्य मिला। फिर उसके बाद में उमेश शर्मा जी से जुड़ा, जिनसे मैंने वक्तत्व कला का प्रशिक्षण लिया। राष्ट्रकवि राजीव शर्मा जी बड़े प्राध्यापक हैं, उनसे भी मैंने कुछ सीखा। कलाकर्मी संजय पटेल जी के भी सानिध्य में मैं रहता हूँ, उनसे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। और राजनीति में मेरा जुड़ाव था तो मैं सबसे पहले प्यारेलाल जी खंडेलवाल और प्रकाश सोनकर जी मेरे पिता तुल्य व्यक्तित्व थे, उनके साथ में मैं रहा। कैलाश विजयवर्गीय जी को मैंने काफ़ी नज़दीक से उनके साथ में रहा, उनके साथ बैठा उठा। और जब वो कुछ भी नहीं थे, मात्र पार्षद थे नगर निगम के, जब से उनका सानिध्य मिला तो इन लोगों के साथ में, भाजपा के बड़े बड़े लीडरों के साथ में मैंने उठना बैठना। आलोक डावर जी बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, उनके साथ में रहा। और इनके साथ के कारण मैं उमा भारती जी के भी नज़दीक रहा। ऋतुम्बरा देवी जी जब इंदौर में सबसे पहली बार कथा करने आई थी, तो उस व्यवस्था में मैं कमेटी में था, जगन्नाथ धर्मशाला में, स्वर्गीय इंदर पांचाल जी के साथ में। तो ऐसे लोगों का सानिध्य, भारतीय जनता पार्टी से जो जुड़े संत महात्मा जुड़े और विश्व हिंदू परिषद के कद्दावर नेता, इन लोगों के साथ में मैं काफ़ी। और आडवाणी जी के भी करीब रहे? अटल जी आडवाणी जी के करीब तो नहीं, लेकिन उनको काफ़ी नज़दीक से देखा। मेरा एक बहुत पुराना शौक है फ़ोटो खिंचाने का। मैं उनके बड़े लोग, बड़ी शख्सियतों से मिलने का मुझे शौक था, उनके साथ फ़ोटो खिंचाऊँ, उनसे थोड़ा सा वार्तालाप करूँ। तो अटल जी से मिलने का सौभाग्य मुझे इंदौर में तो कब एक आध बार ही मिला नज़दीक से, लेकिन विदिशा में एक कार्यक्रम में वो आए थे, जगमोहन जी वर्मा ने करा था, तो उसमें कार्यक्रम में मैं उनके साथ 1 घंटा बिताया। क्या बात। मंच पे उनके साथ बैठ गया मैं। उनके 51 कविताएं उनकी लिखी हुई किताब थी, उस पर मैंने हस्ताक्षर भी लिए, मुस्कुराए भी, भाई पार्टी का कार्यक्रम है और आप हस्ताक्षर ले रहे हो। मैंने कहा साहब मैं तो इंदौर से आपके साथ फ़ोटो खिंचाने आया। तो बड़ी ज़ोर से मुस्कुराए वो, बोले कुशाभाऊ ठाकरे जी को उन्होंने बोला कि देखो भाई ये फ़ोटो का कैसे दीवाने अपने कार्यकर्ता की फ़ोटो खिंचाने इंदौर से यहाँ तक आ गए, विदिशा तक। तो जी आपको काव्य प्रेम भी आपका काफ़ी चर्चाओं में रहता है कि किसी भी काव्य की जो एक होती है, कविता पाठ का जो आयोजन होता है, कवि सम्मेलन जो होता है, उससे आप कभी नहीं छोड़ना चाहते। आखिर ये शगल कौन सा है, ये शौक कौन सा था? चूँकि छावनी में बचपन बीता, क्या बात। और छावनी इंदौर शहर का बहुत प्राचीन कवि सम्मेलन के कारण प्रसिद्ध था, केंद्र बिंदु। हिंदुस्तान के जो प्रसिद्ध कवि सम्मेलन है उसमें छावनी की गिनती हुआ करती थी, एक से एक विद्वान कवि छावनी में आते थे। तो बचपन से उनको सुनने का शौक था, और सत्तन जी के काफ़ी करीबी रहा मैं, सत्यनारायण सत्तन जी के। तो उनसे काफ़ी कुछ कविताएं मैंने सीखी भी, और एक श्रोता के रूप में खुद तो कविता कुछ लिख नहीं पाते ऐसी विशेष, लेकिन क्योंकि भाषण विधा से जुड़ा था मैं, तो कविता के प्रति भी मोह था, क्योंकि दोनों एक दूसरे से के साथ ही है जुड़ी हुई, तो उनके साथ में मैंने कविता का प्रेम जुड़ गया। और आज भी कोई साहित्यिक गोष्ठी होती है, चाहे वो मुनव्वर राणा साहब की हो, राहत इंदौरी साहब नहीं रहे, उनके भी कोई कार्यक्रम होते तो मैं छोड़ता नहीं था, और मैं निश्चित तौर पे पहुंच जाता था मैं। क्या बात है। आपका एक सामाजिक सरोकार भी खूब देखा जाता है। जिस तरह से अग्रसेन महाराज की बात की जाए या फिर अग्रवाल समाज की बात की जाए, तो आपका कृतित्व आज चर्चाओं में रहता है। किस तरह के आयोजनों में आप हिस्सेदारी रखते हैं, पुराने समय से रखते आ रहे हैं, आज भी अनवरत रूप से रखे हुए? अग्रवाल समाज का मैं हूँ,
और समाज से जुड़े रहना तो बहुत अच्छी बात है। और मैं अपने आप में गौरवान्वित भी महसूस करता हूँ कि मैं उस अग्रवंश का सदस्य हूँ जो पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध है और माँ लक्ष्मी की कृपा रहती है अग्रवाल समाज में। तो सामाजिक कार्यक्रमों में मैं थोड़ी सी सक्रियता मेरी रही है और समाज के अंदर भी मैंने बिल्कुल लिंग से हटके कार्यक्रम करने की सोची। आम आदमी की तरह काम नहीं करता था मैं। हमारे समाज में एक प्रथा बंद हो गई थी प्रभात फेरी की, कि लोग सुबह 6 बजे उठ के प्रभात फेरी निकालते थे। ये आज से 30 साल पहले की प्रथा थी, वो बंद हो गई थी, विलुप्त हो गई थी, कोई भी उसमें जाता नहीं था, तो बंद हो गई। तो मैंने कहा कि ये इस प्रथा को शुरू की जाए। काफ़ी लोगों ने मुझे बोला भी कि यार ये काम कैसे करोगे आप। मैंने कहा नहीं, ये सरल काम है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने समाज की छोटी छोटी बैठकें करी कि ये काम वापस शुरू किया जाए और उसका परिणाम ये निकला कि छावनी में प्रभात फेरी की शुरुआत हुई। पहली प्रभात फेरी में 250 लोग थे, उसके बाद शने शने लोग बढ़ते गए। अब पूरे इंदौर शहर से 12 जगहों से अग्रवाल समाज की प्रभात फेरियाँ निकलने लगी। सामाजिक रूप से और क्या सक्रियता दर्ज कराते हैं? समाज में तो बस यही प्रभात फेरी तक ही मैं सीमित रहा। एक बार कार्यकारिणी सदस्य का चुनाव लड़ा था और जीता भी था अच्छे खासे वोट से। फिर काफ़ी लोगों ने फोर्स किया कि आप इसके आगे भी बढ़े, लेकिन मैंने क्या नहीं। इसमें मैं एक मिसाल पेश करना चाहता हूँ कि मैं एक बार कार्यकारिणी का चुनाव लड़ लिया, समाज में सक्रिय हो गया, लोग मुझे जानने लगे, मैं लोगों को से जानने लगा, काम करने का अवसर मिल गया। अब नए को आगे ना चाहिए, तो मैंने भरे मन से घोषणा करी थी कि मैं एक पहला चुनाव लड़ूंगा, इसके बाद कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, कार्य करते रहूंगा। तो अभी काफ़ी कुछ लोगों ने ऐसा सोचा है कि ये आपका कहना सही है, नहीं तो नई जनरेशन कैसे आ पाएगी समाज के कार्यों में। बिल्कुल, आपका हर अंदाज निराला है और यही निराला अंदाज जो है आपको एक शख्सियत के बतौर इंदौर शहर में पहचान दिलाती। आप विभिन्न खेल गतिविधियों से भी जुड़े रहे। आप कौन कौन से खेल स्वयं अपने जीवन में अपने आप को फिट रखने के लिए खेलते नजर आते हैं? मैं एरोबिक्स को बहुत ज़्यादा महत्व देता हूं, क्योंकि एरोबिक्स में रेसिडेंसी गार्डन में काफ़ी करा भी। 5-7 साल 10 साल तक स्टेट बैंक ऑफ इंदौर के सौजन्य से मैंने कैंप भी लगाए और लोगों को भी उसमें ट्रेन करा। और उसमें एरोबिक्स को लेके और मॉर्निंग वॉक मेरा एक शौक है, उसको लगाता हूँ। बस एरोबिक्स और यही है। और क्रिकेट ज़रूर बचपन में थोड़ा बहुत खेला है, बाकी ऐसे खेलों से ज़्यादा इतना अंदर तक लगाव नहीं रहा। अपने आप को फिट रखने के लिए जितना खेल सको उतना खेला। मॉर्निंग वॉक ग्रुप रेसिडेंसी गार्डन का मैं कई वर्षों से कार्य कर रहा हूँ। वहाँ के लोग मुझे बोलते भी है कि यहाँ की गतिविधियाँ पवन अग्रवाल जी आप अच्छी चलाते हैं। तो एक बार एक चिंतन आया कि मैं देखता था कि रोज़ जो घूमने वाले हैं वो वही के वही चेहरे, वही 200-250 लोग रोज ही घूम रहे, डेली उन्हीं से दुआ सलाम हो रही, नए आदमी नहीं आ रहे। तो मैंने एक चिंतन किया कि नए लोग क्यों नहीं आ रहे। तो मैंने काफ़ी आस पड़ोस वालों से, ये इष्ट मित्रों से चर्चा की कि भाई आप घूमने क्यों नहीं आते हो। बोले भैया हमारा कोई साथ नहीं मिलता, हमारा पड़ोसी घूमने नहीं जाता या परिवार से कोई नहीं आता। मैंने फिर एक अभियान चलाया कि अगर आप घूमने जाना चाहते हो और आपको कोई साथ नहीं मिलता तो आप मुझे मिस कॉल दे, तो मैं 15 दिन तक आपको घुमाने ले जाऊंगा अपने साथ में गाड़ी पे बिठा के। तो काफ़ी लोगों को अच्छा लगा था। मेरे को तकरीबन 250 से ज़्यादा लोगों के कॉल आए थे। हालांकि उसको मैं फुलफिल नहीं कर पाया था क्योंकि वो इंदौर शहर के विभिन्न क्षेत्रों के थे, मैं हर जगह नहीं पहुंच पाता था। तो मैंने मेरे एरिया के 5-7 लोगों को उसमें चयन किया और वो आज निरंतर मॉर्निंग वॉक घूम रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये लत आपने लगाई। बिल्कुल। तो जी एक बात देखी जाती है, जिस तरह से आप इतना कृतित्व करते हैं, इतनी बिरला कृतित्व करते हैं, कहने की समाज को कहने की 100% अपनी ओर से देने की कोशिश करते हैं। परिवार को किस तरह का सैक्रिफाइस करना पड़ता है, परिजनों की ओर से किस तरह की मदद आपकी हो पाती है, वाकई वो खुश होते हैं आपके इस कृतित्व से? परिवार ये जो समाज को जो समय दिया या मित्रों को समय दिया, तो ये समय नौकरी से तो चुरा के देने से रही है, नौकरी तो अपनी पूरी टाइम में, तो ये समय परिवार का ही देना पड़ता है। तो परिवार तो हमेशा शुरू में तो थोड़ा सा नाराज ही रहता था, लेकिन फिर उन्होंने मेरा कार्य देखा, मेरे साथ जाने लगे, तो अब उनको मजा आने लगा। तो मेरी पत्नी का भी, मेरे बच्चों का भी मेरे को इस कार्य में सहयोग मिलने लगा कि वो मेरे कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। पत्नी क्या करते हैं? बच्चे? पत्नी कॉलेज में प्रोफेसर है, अतिथि लेक्चर है। और नाम क्या है? डॉक्टर सीमा अग्रवाल। ओके। हाँ, और क्रिश्चियन एमिनेंट में पहले पढ़ाती थी, अभी अतिथि लेक्चर के रूप में कार्य कर रही है, सेवाएं दे रही है और उनका हर कार्य में मुझे सहयोग मिलता है। तो जी यदि गोल की बात की जाए, क्योंकि हर मनुष्य का एक गोल होता है और आप तो कहीं ना कहीं इंदौर शहर की उन शख्सियतों में शुमार है जो शहर के लिए चिंतन करते हैं, शहर आगे कैसे बढ़े, शहर का व्यक्ति स्वस्थ कैसा रहे, खुश कैसा रहे, इसका भी चिंतन आपका एक विशेष प्रकार से देखा जाता है। आपका स्वयं का गोल क्या है? शहर के लोगों को किस तरह की दिशा देना चाहते हो? शहर में अभी भी
ये अभी तो कोरोना काल चल रहा है तो थोड़ा बहुत बोल सकते हैं, लेकिन आज भी व्यक्ति शहर का स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं है जी। पूरे इंदौर शहर की बात करें, आप एक सर्वे करवा लीजिए, 10% लोगों ने उगता हुआ सूरज नहीं देखा होगा, 90% सूर्य उगने के बाद उठते हैं। तो ये तो बड़ा चिंतनीय विषय है, इसको लेके भी लोगों में जागरूकता होनी चाहिए और करना चाहिए, लेकिन नहीं करते हैं। और ये जब फिर डॉक्टर लोग बोलते हैं, जब उस दिशा में जाते हैं तो अपने सेल्फ डिपेंड होकर करना चाहिए। ये कोरोना काल ने अपने को ये चीज़ सिखा दी कि आपको फिट रहना है, तो इस विषय में ज़रूर लोगों को सोचना चाहिए। चलिए पवन जी, आप तो कहीं ना कहीं शुरुआत से ही ये कहे कि अपने आप को सक्रिय रखे हुए राजनीतिक रूप से, राजनीतिक चिंतक के रूप में या सामाजिक चिंतक के रूप में कहीं ना कहीं वो सारी बातों का अलग जगाते दिखाई देते, जो कम से कम लोगों को 10-10, 20-20 साल बाद जो चीज़ें जहन में आती, वही सारे विचार 10-15 साल पहले आपके भीतर कहीं ना कहीं खुलबुलाते। और कहीं ना कहीं आपके द्वारा ऐसा ही नहीं कि आप कुछ करने की कोशिश करते, आप अपने दम पर उस विषय को आगे बढ़ाते हैं और कहीं ना कहीं ध्यान आकर्षित करते हैं। आप जैसे कृतित्ववान व्यक्तित्व शख्सियत के बतौर हमारे इंदौर शहर में है, देवी अहिल्या की नगरी में, इससे पता चलता है कि वाकई शहर का जो भविष्य कितना सुदृढ़ है। आप जैसे मार्गदर्शक जब शहर में लगातार चिंतन के साथ आगे बढ़ते हैं, लोगों को मार्ग दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं इस शहर का भविष्य जो है खूब सुनहरा हो सकता है। आपने द प्राइम टॉक से चर्चा की, एक शख्सियत बतौर चर्चा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद बहुत।